देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। और गरीबी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योगों का निर्माण करना पड़ेगा। उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हमारे क्षेत्र में लानी है तो हमें चार बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विदाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग भी नहीं आ सकते और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकती। और जब तक उद्योग व्यापार नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बने। और तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए हमें वर्ल्ड की तुलना में हमारी इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजनेस को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। और विश्व में अगर हमको जाना, उस स्तर पर अगर हमको काम करना है तो हमारी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस उतना ही महत्वपूर्ण है। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और हमारी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ठीक नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। और इस दोनों बातों के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी बदलती है, और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर और जो रिसर्च हो रहा उससे, उसका उपयोग करके हमें कॉस्ट और क्वालिटी दोनों बातों में गंभीरता से सोचना होगा। बहुत सी चर्चा ये होती है कि अभी कैपिटल कौन सा इम्पोर्टेंट है। कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल के बिना हम इंडस्ट्री नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते। पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो कैपिटल का रोल है उससे उतना ही महत्वपूर्ण रोल टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो ही हम लोग दुनिया में आगे जा सकते हैं। और इसलिए नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. जहाँ तक जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो प्रोफेसर से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो काम करते हैं उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कमी होती है। और एक बात सब में ये होती है कि हम लोगों को सब समझता है, तो दे डोंट वांट टू कंसल्ट एनीबॉडी। प्रोफेशनल नॉलेज एंड थेरोटिकल नॉलेज, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उसका रिलेवेंस वहाँ जो डेवलपमेंट है उसके साथ नहीं है, और जो डेवलपमेंट हो रही है उसका रिलेवेंस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के साथ नहीं है। हमारे यहाँ भंडारा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अशोक लेलैंड का जब यूनिट आया तो हमारे किसी आईटीआई में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कोई कोर्सेज ही नहीं थे। हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि स्थानिक लोगों को रोजगार दो, पर वहाँ ये कोर्स ही नहीं था। तो दिस इज़ ए बेसिकली ए बिग प्रॉब्लम। मैं इस मत का हूँ कि अब धीरे धीरे डीम यूनिवर्सिटी जैसे बन रही है वैसे इंडस्ट्री ने ही अपने स्किल डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज को एक्स्टेब्लिश करना चाहिए, और नॉलेज भी देना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। उससे जो लड़के ट्रेन होंगे उनका परफेक्शन और अच्छा होगा। जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री की बात है, बहुत से जगह पर प्रॉब्लम यह है कि स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है, और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं है। ये जो मिसमैच है इसका कारण there is no coordination, communication between the education institution and industry, ये प्रॉब्लम है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको विशेष रूप से आप एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब यूनिवर्सिटी विदर्भ का विचार इसमें हो रहा है तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द विदर्भ। जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आज हमारे देश में सब जगह ये समस्या है
65% ऑफ द पॉपुलेशन ही हमारी एग्रीकल्चर में है, रूरल इंडिया में है। और जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर में अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 12% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22-24% है, और सर्विस सेक्टर 52 से 54% है। और स्वाभाविक रूप से हमें एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट करनी होगी, और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में अगर करना है तो वहाँ की स्ट्रेंथ देखनी होगी। अभी जैसे हमारे ताड़ोबा टाइगर रिजर्व है, उसके बाजू में भद्रावती में डिफेंस फैक्ट्री है। वहाँ डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन ने मुझे बताया कि वहाँ CBM यानी अपना नेचुरल गैस है, और आजकल नेचुरल गैस निकालने के लिए फॉरेस्ट की परमिशन नहीं लगती है। अब नेचुरल गैस अगर मिल गया तो नेचुरल उसका फ़ायदा है। वैसे हमारे यहाँ कोल है, कोल हमारे यहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर लो क्वालिटी कोल है। अभी हमने WCL को बोलकर कोल ब्लॉक्स को रिजर्व किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल एंड DME, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। अभी हम यूरिया के लिए 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, और कोल गैसिफिकेशन से हम यूरिया बना सकते हैं और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। मिथेनॉल से अभी कुछ ही समय पहले मैंने बेंगलोर में अशोक लेलैंड का 100% मिथेनॉल पर चलने वाला ट्रक लॉन्च किया था, और कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने डीजल में 15% मिथेनॉल का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। द मिथेनॉल रेट इज़ 22 रुपीज़ पर लीटर एंड डीजल इज़ 110 रुपीज़ पर लीटर। तो 15% मिथेनॉल अगर डालेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। अभी मैं जिस कार में आया हूँ वो वर्ल्ड की पहली कार है टोयोटा की इनोवा, दैट इज़ ऑन 100% बायो इथेनॉल, और वो 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल की तुलना में अगर उसके एवरेज की तुलना करें तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपये पर लीटर एंड नो पोल्यूशन। अभी इस क्षेत्र में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। तो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। और हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं। तो देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर दैट, और इसलिए एक एक सेक्टर में विदर्भ में इसका पोटेंशियल है। अभी हमारे यहाँ कॉटन हमारे यहाँ का मेन क्रॉप है, और अमरावती में कॉटन क्लस्टर है। बीच में समस्या थी, एक बार मैं जब अमरावती गया तो हमने कॉमन ETP बनाया, पावर की व्यवस्था कर दी। कल ही मैं हवाई जहाज़ से आ रहा था तो ये जाम में जिनका यूनिट है जो काफ़ी एक्सपोर्ट करते ग्रे क्लॉथ को मोता, वो मुझे कह रहे थे कि मैं अमरावती में एक बड़ा यूनिट डालने का सोच रहा हूँ। तो विदर्भ की कॉटन उत्पादक तहसील में हम कॉटन का बड़े प्रमाण पर इंडस्ट्री खोल सकते हैं, और इसलिए टेक्सटाइल में आज हमारी दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारी बेल कॉटन की बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में कपड़ा बनकर वर्ल्ड में जाता है और हिंदुस्तान में भी आता है। बीच में एक बार किशोर बियानी मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे मैं बांग्लादेश में उनका जो ब्रांड है उसके लिए मैं बांग्लादेश में कपड़े बना रहा हूँ। मतलब वहाँ का कपड़ा कहाँ से आता है? बोले इंडिया से। बोला आप वहाँ क्यों खोल रहे हो, यहाँ क्यों नहीं खोलते? तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कोल है, कॉटन है, ऑरेंज है, इसके लिए उसको जोड़कर डेवलपमेंट होने में फ़ायदा होगा। अभी ऑरेंज में हमारे यहाँ मदर डेयरी आई है, और उसको अभी हमने काफ़ी पैसा सैंक्शन करके दिया, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो अभी बुटीबुरी MIDC में डाल रहे हैं। और हमारा मिल्क प्रोक्योरमेंट अभी 4 लाख लीटर है, और 2 साल में हमारा टारगेट है कि हम 40 लाख लीटर होंगे। तो पूरे वर्ल्ड में जो मदर डेयरी और अमूल आइसक्रीम से लेकर पनीर चीज़ तक जो बनाते हैं वो यहाँ बने, तो वो इंडस्ट्री केवल 450 करोड़ की है, पर उसके कारण जो 40 लाख लीटर दूध मिलेगा उसका फ़ायदा कम से कम 5 से 7 लाख किसानों को मिलेगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अब हमारे यहाँ जब मदर डेयरी ने शुरू किया तो हमने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी शुरू की, और वो अभी जो ग्रीन ग्रास है
जैसे ये मक्के का है वो तैयार करके उसमें फॉर्मल प्रोड्यूस कंपनी खोली और उसमें साल भर ग्रीन मिल सकता है ऐसा पैक करके साइलोज में वो रख रहे हैं। तो नेचुरली मिल्क इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो विजन है, जो कल्पना है, जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और फ्यूचरिस्टिक विजन के अनुरूप नीतियाँ हैं और उस हिसाब से मैन पावर को शिक्षित करना है, ये स्टेक होल्डर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। यूनिवर्सिटी में आप कोशिश कर रहे तो करिए बाकी मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अभी ये जैसे हावड़े जी और ये आईटी वाले बिहान में बहुत है, इनको आने वाले 2 साल में कम से कम 50,000 लड़के लगने वाले हैं। तो मैंने इनको यही सुझा कि आप आपके ट्रेनिंग सेंटर खोलो और जो बी है उनको ले और आप उनको ट्रेन करो, दैट विल बी मोर बेटर। तो हर इंडस्ट्री ने अपने को लगने वाली मैन पावर को तैयार करने में ज़्यादा उपयोग होगा, क्योंकि आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेन कर सकोगे। यूनिवर्सिटी में एक तो प्रोफेसर की जगह नहीं होगी, जगह होगी तो रोस्टर होगा, रोस्टर होगा तो यूनिवर्सिटी परमिशन नहीं देती भरने के लिए, डी तो सिलेक्ट करते हैं तो कोर्ट में जाके कोई स्टे लेके आता है। तो ये यूनिवर्सिटी में 2-4 साल इसी में चले जाते हैं। अब ये एलआईटी को बहुत ज़बरदस्ती मैंने और देवेंद्र जी ने मिलकर इनके चुंगल से बाहर किया, उसको डीम यूनिवर्सिटी बनाया। छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हम भी नहीं करेंगे और आपको भी करने नहीं देंगे, ये उनका ब्रीद वाक्य है। तो नेचुरली और फिर उसके चुनाव, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल, ये दुर्भाग्य का है कि प्रोफेसर लोगों का ज़्यादा समय चुनाव में जाता है, तो रिसर्च कहाँ करेंगे वो। तो नेचुरली इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है, उनका अच्छा हो। वो गोवा में कहते हैं कुछ भी देव त्यांचे भले करो तो वो होता रहेगा। आप विदर्भ के इंडस्ट्री में अपने भरोसे आप कैसा कर सकते ये देखिए। अभी हम लोग मैं हवाई जहाज़ से कल ही आ रहा था तो 9 प्लेन लाइन में खड़े थे एमआरओ पे सर्विसिंग के लिए। एयर इंडिया का एमआरओ है, प्रफुल्ल पटेल जी का भी एक है। अब वर्ल्ड के प्लेन वहाँ आ सकते हैं एयर उसके मेंटेनेंस के लिए। ये एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसको स्किल पावर चाहिए, मैन पावर। अभी यहाँ एविएशन का इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही है, वो सतीश चतुर्वेदी जी का है, वही है। तो नेचुरली अब वहाँ के लड़कों को काम मिलेगा। तो ये जब 2 एविएशन के एमआरओ आए हैं, वो अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो दैट विल बी बेटर। आईटी में भी सब कंपनी आई है, इनको आने वाले 2-3 साल में 50,000 लोग रहेंगे। सब मिलकर करने में शायद उनमें कंपटीशन के लिए संभव है, नहीं है मुझे पता नहीं, पर अलग अलग अपने सेंटर खोलकर अगर ट्रेन करते हैं तो उनका भी आउटपुट अच्छा होगा। विदर्भ में आपने जैसे इंडस्ट्री का सोचा है, वैसे नागपुर इज टाइगर कैपिटल। अभी मैं 15-20 दिन पहले ताड़ोबा गया था, एक दिन में मैंने 7 टाइगर देखे। तो अभी वर्ल्ड से लोग टाइगर देखने के लिए टाइगर सरप्लस हुए वहाँ, क्योंकि अभी तक उनका परिवार नियोजन का फार्मूला कुछ मिला नहीं तो वो इधर उधर के रीजन में लेके जा रहे हैं। तो टाइगर हमारे पास बहुत है। तो टूरिज़्म ये सेक्टर ऐसा है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है। अभी हमने अम्बोरा बनाया है, 5 नदियों का संगम है, पानी सुंदर है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया आगे वहाँ उमरेड का आता है। अब वहाँ हमने एडवेंचर स्पोर्ट और वाटर स्पोर्ट शुरू कर रहे हैं, हावर क्राफ्ट्स ला रहे हैं, और मुझे लगता है वहाँ कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। अभी 250 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिए हैं। अभी कलेक्टर कल ही मेरे पास आए थे, तो हम जल्दी वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने जो पुल बनाया है उसके ऊपर हमने सबसे हाइट पर एक रेस्टोरेंट बनाया है, रूफटॉप, और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाई है, और ऊपर जाकर 5 नदियों का संगम और कोसी खुर्द दिखता है पूरा, और वहाँ कॉफ़ी शॉप डाला है। वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो का भी हुआ है, 400 लोगों का थिएटर बना है ओपन एयर, और फिर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स दिन भर। तो मैंने अभी मैं रिसोर्ट का जो कंपनी है उसके चेयरमैन गुरुनानी को वहाँ भेजा था,
और मैंने उनको कहा कि आप वहाँ आपका महिंद्रा रिसोर्ट डालिए। अभी पोटेंशियल है। अभी आज नागपुर में टाटा के 2 ब्रांड, अभी एक का उद्घाटन मुझे करना है, दूसरा भी बाजू में डाल रहे हैं हमारे यहाँ जयप्रकाश नगर में, क्योंकि आप होटल्स में बुकिंग इतना है कि जगह नहीं मिलती, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा डेवलप होता है। बट व्हाट इज़ द सक्सेस स्टोरी? वी नीड टू फाइंड आउट कि ये एक दूसरे की रिक्वायरमेंट में क्या डेवलपमेंट हो सकती है। अगर इनका एक यूनिट है तो उनको क्या लगता है, वो उनको रॉ मटेरियल कौन सा लगता है, और ये एक के पीछे एक बढ़ता है। अभी मुझे विशेष रूप से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है और टेक्नोलॉजी बराबर नहीं होती है। द प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ये चारों बातें जुड़ेगी तो सक्सेस स्टोरी बनेगी। तो ये सब बातों के लिए उन क्षेत्रों ने ये सोचना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हमने करनी चाहिए, आगे भविष्य में 25 साल में हमारा प्लानिंग क्या होगा, और वहाँ के स्थानिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम वहीं की स्किल्ड मैन पावर को यूज़ करके कैसा उपयोग कर सकते हैं। नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे यहाँ जो डेसॉल्ट करके कंपनी है फ्रांस की, जो राफेल बना रही है, तो हमको तो राफेल, अभी वो दिन अब दूर नहीं 2 साल में कि राफेल इंडिया से बाकी देशों को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और 13 सीटर फॉल्कन उनने मुझे बताया था, पर वो भी थोड़ा लेट हुआ है, इस साल दिसंबर तक यहाँ नागपुर में ही बनेगा। तो नेचुरली अब ड्रोन का बहुत हो रहा है। अभी नवाल साहब के यहाँ ड्रोन मिसाइल्स, ड्रोन उसके लिए, मिसाइल के लिए बन रहे हैं। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट नागपुर में डिफेंस सेक्टर में हो रही है, फॉरेस्ट में हो रही है, इसके अलावा टूरिज़्म में अच्छा पोटेंशियल है, कोल हमारे पास है, माइनिंग में हमारे बहुत सी चीज़ें हैं, LIT जो लक्ष्मण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर रिसर्च हो रहा है, हाइड्रोजन पर वो भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक फील्ड में फ्यूचरिस्टिक प्लान विथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये ज़्यादा अच्छा है। यूनिवर्सिटी से भी आप करिए, पर यहाँ अब डीम यूनिवर्सिटी भी बनी है। जैसे रामदेव बाबा का ये जो डीम यूनिवर्सिटी बनी है, ये मेरे पास आए थे मैं जब MSME मंत्री था, और वो ऑटोमोबाइल का एक वर्ल्ड क्लास उनका बनाने का प्लान था। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि बाहर में हमने देना चाहिए हमारे प्लानिंग को, पर सरकार में देने से वही होता है, औरंगाबाद में हेड नहीं है, नागपुर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो यही प्रॉब्लम उसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्वॉल्व करो, LIT को इन्वॉल्व करो, और कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी के साथ भी करो। ये जो हमारे स्टार्टअप है, वो बड़े प्रमाण पर आज नए नए लड़के नई नई बातें कर रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा रिसर्च है, और उनको अगर एक्सपोजर मिलता है तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो एक्स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, एक्स्टेब्लिश रॉ मटेरियल्स है, कॉटन है, हमारे यहाँ कोल है, ये तो एक्स्टेब्लिश है। अभी मैंने मदर डेयरी को एक प्रोजेक्ट दिया था पीछे पड़ के कि एक ऑरेंज बर्फ़ी तैयार की, अच्छी हुई, टेस्ट बहुत अच्छी थी। ये जो बाकी बर्फ़ियाँ मार्केट में है, ये कद्दू डालते हैं उसमें, इसे डालते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जुनैन चाहिए, तो बर्फ़ी अच्छी बनी, पर वो जो लिक्विड था जूस ऑरेंज का, उसका शेल्फ लाइफ 3-4 दिन था। फिर मैं पीछे पड़ा कि ऐसा करो, अब मैं ऑरेंज की पाउडर बना देता हूँ और वो डालकर बर्फ़ी बनाऊँ, उसका लाइफ 1-1.5 महीना होगा। अब वो ऑरेंज की पाउडर बनाई है और उसकी बर्फ़ी भी बनी है, अब वो टेस्टी भी है और उसका शेल्फ लाइफ भी 1 महीना तक रह सकता है। तो ऑरेंज बर्फ़ी के कारण हम वर्ल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि ये नागपुर का ब्रांड ऑरेंज सिटी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कि जिनके कारण हमारे यहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर वेल्थ क्रिएट हो सकती है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है वो एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट ओनली ए वेल्थ क्रिएटर, ही इज़ ए एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। हमारे पर्सपेक्टिव में उसका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सिवा यहाँ की गरीबी दूर नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से विदर्भ का मुंबई और पुणे की तुलना में जो डेवलपमेंट है
वो अच्छा हो, ये ऐसे हमारी सबकी इच्छा है। हमारी मेट्रो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी है, इतनी अच्छी मेट्रो कहीं नहीं है, जिसकी कैपिटल कॉस्ट भी कम है। अभी हम लोग नागपुर से उमरेड और उमरेड से ब्रह्मपुरी तक ब्रॉडगेज हमने लगभग बनाया। अभी मैं कार्यक्रम के आने के पहले उनके साथ ही मीटिंग कर रहा था, और जल्दी हम लोग नागपुर से वर्षा ये जो ब्रॉडगेज गाड़ी फास्ट इसमें ट्रैक पर शुरू करने वाले 6 महीने में। तो वो शुरू हो जाएगी तो माल भी जाएगा, और वहाँ से जो उमरेड का कोल है वो एमएसएबी को कोराडी और खप्परगड़ा को ट्रक के बजाय डायरेक्ट रैक से जाएगा, रेलवे से जाएगा, तो उसकी कॉस्ट बचेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो हमारी यहाँ की स्ट्रेंथ को लेकर जो हमने प्लान किया है, उस रॉ मटेरियल वाइज आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करिए, और उस हिसाब से अगर इंडस्ट्री को आपने प्लान बना के दिया तो वो सक्सेसफुल होगा। यहाँ जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का ये जो हॉल है, अब देश में इस इंडस्ट्री में हमारा बहुत एक्सपोर्ट है, और ये एक्सपोर्ट करने वाले जो इंडस्ट्रिस्ट है वो मैक्सिमम इस कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, और वो लोगों ने काफ़ी अच्छा 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट उनका है। हमारे एलआईटी के जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी बड़े प्रमाण पर अब बड़ा काम सब जगह इंडस्ट्रीज में उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉ मटेरियल वाइज, तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और फिर रीजन वाइज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अध्ययन करते हुए जो फ्यूचरिस्टिक डिमांड है उसके आधार पर जोड़कर अगर डेवलपमेंट की दिशा विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ये अगर होगी तो ग्रोथ होगी, वेल्थ क्रिएट होगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल तैयार होगा। दैट इज़ एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो हम सब का है कि रोजगार निर्माण हो। और निश्चित रूप से यहाँ बहुत सी आइडिया भी आई होंगी, विचार भी हुए होंगे। ग्रास रूट लेवल पर ग्राउंड रियलिटी को समझो। आपका कितना भी प्लानिंग बहुत बड़ा है और उसका संबंध अगर ज़मीन से नहीं है उसका उपयोग नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर जो हमारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसको हमको समझना होगा। मैं बहुत बार एक बात का जिक्र करते रहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू द प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में ले जाने के लिए हमें एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की विजन एंड नॉलेज एज ए पावर, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी हम कैसे लाएं और उसके आधार पर हमारे यहाँ भी डेवलप करें और उसके आधार पर हम आगे कैसे जाएं। खूब फील्ड में बहुत पोटेंशियल है। मैं अभी ऑटोमोबाइल का मैं मंत्री हूँ। अभी मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। अभी मैंने कल चार्ज लिया, अभी 4-5 दिन पहले, तो 15 लाख करोड़ की हुई। और अभी हमारा नंबर था पहले 5वां, पहले 7वां था मैं जब मंत्री बना, फिर 5वां था। अभी 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हमारा नंबर वर्ल्ड में हुआ 3रा। और अभी इंडस्ट्री का साइज़ 15 लाख करोड़, एम्प्लॉयमेंट दिया है 4.5 करोड़ लोगों को। देश में राज्य सरकार, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं। और मुझे याद है कि मैं जब इलेक्ट्रिक की वकालत करता था तो ये सब मैन्युफैक्चरर मुझे बोलते थे कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। अब 5 दिन पहले राजू बजाज मेरे पास आए थे, वो बोले आप हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया, सक्सेस हुआ। अब मैं सीएनजी की मोटरसाइकिल लॉन्च करना है आपके हाथ से ही। अब इतना पोटेंशियल है कि 50% ऑफ द 2 व्हीलर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, बजाज, टीवीएस, हीरो सबका। तो नेचुरली वर्ल्ड में हम लोग, मेरा विश्वास है कि अभी मैं मर्सिडीज़ मैंने लॉन्च की थी इलेक्ट्रिक की, तो जर्मन से जो चेयरमैन आए थे वो मुझे बता रहे थे इंटरनेशनल कि अभी इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पे ही मर्सिडीज़ निकालेंगे, डीजल पर नहीं। अभी फ्लेक्स इंजन पे आए हैं। अभी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो मिथेनॉल पर और इलेक्ट्रिक पर करने के लिए मैंने उनको आग्रह किया है। मैंने खुद अपने आप प्रयोग किया, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार किया, और वो अभी हार्वेस्टर जो होते हैं गन्ना काटने वाले, उसमें 50% यूज़ कर रहे हैं, ट्रक और ट्रैक्टर में कर रहे हैं। तो उसका प्रयोग शुरू हुआ, सक्सेसफुल होगा। अभी एक तमिलनाडु से साइंटिस्ट है, उन्होंने हमारे प्लांट लगाया कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल।
अब ये जो नई नई टेक्नोलॉजी वो इतनी बड़ी है कि इससे परिस्थितियाँ बदल सकती है, और इसलिए भविष्य का विजन और डिमांड एंड सप्लाई का अप्रोप्रिएट स्टडी एंड रिसर्च, क्योंकि सरप्लस क्या है, शॉर्टेज क्या है, और हमारी क्षमता में इसका उपयोग करके हमारा कॉस्टिंग और वर्ल्ड की मार्केटिंग प्राइस, इसके बीच में अगर ठीक प्रकार से हमारे इनिशिएटिव आएंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। और उसमें विदर्भ का ये पोटेंशियल, हर तालुका में हमारे एमआईडीसी हैं। तो मेरा एक ही सुझाव है कि यूनिवर्सिटी से भी कोऑर्डिनेशन करिए। पर अब इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी हुए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस भी है काफ़ी हुए हैं, और वहाँ भी अलग अलग प्रकार का काम चल रहा है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, पर मुझे 9 डॉक्टरेट मिली, डीलिट्स मिली है। तो उसमें से 5 है वो एग्रीकल्चर साइंस में है, और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर एग्रीकल्चर में है, बायोफ्यूल में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, प्लांटेशन में है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अलाइड इंडस्ट्री में है। तो यहाँ से वो डेवलप हो, क्योंकि रूरल सेक्टर में जल, जमीन, जंगल एंड जानवर, इसके आधारित हमारी इकोनॉमी जब होगी तो गांव समृद्ध होंगे, और गांव समृद्ध होंगे तभी हम थर्ड वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। केवल अर्बन एरिया में कुछ इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होने से ये एब्सोल्यूट डेवलपमेंट नहीं है। रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, इसमें जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा है। और इसलिए विदर्भ में महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट विदर्भ में है, महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स यहाँ है, हमारे यहाँ मैग्नीज और ऑफ इंडिया है। अब देश को टोटल मैग्नीज लगता है 80 लाख मेट्रिक टन, और इनकी कैपेसिटी है 22 लाख मेट्रिक टन। मैं उनको माइन के पट्टे मिले हुए हैं, मैंने वो एमडी को कहा अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तो प्राइवेट को दे दो, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा दो। अब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें हमारे पोटेंशियल को टैप करना होगा। अब कोल को लिबरल कर दिया, अब प्राइवेटाइजेशन हुआ कोल माइन का, तो नेचुरली कोल की प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे कोल का ब्लैक मार्केट बंद हुआ, और कोल अवेलेबल हो गया, कॉस्ट कम होगी तो पावर सस्ती होगी। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोटेंशियल को समझते हुए, इंपोर्ट को कम करते हुए, स्थानिक रॉ मटेरियल का उपयोग करके, बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम डेवलपमेंट को कैसे करें, और उसमें नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। नॉलेज एज ए पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहता हूँ कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, और नॉलेज में रिसर्च डेवलपमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च के बिना डेवलपमेंट नहीं होती। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से नए नए इनोवेशंस को टैप करते हुए सीआईआई अगर इस विकास में विदर्भ की ब्लूप्रिंट तैयार करता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको कंट्रीब्यूट करती है, तो आने वाले समय में हमारा ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम सब बढ़ेगा। और वो अगर बढ़ेगा तो एक बार अगर इंजन चलने लगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जब परचेसिंग पावर बढ़ती है तो ट्रेड बिजनेस भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि सीआईआई ने अच्छा इंटरेस्ट लिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में विदर्भ में आप सबके चिंतन का उपयोग होगा। मुझे इसीलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए आया कि आपके इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आपके इस चिंतन से कुछ निकलेगा। ये तो ये पॉलिटिकल पार्टी का सेशन नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ खूब प्रस्ताव पास करते और सेशन होने के बाद फिर कोई बाद में किसी को पता नहीं रहता क्या होता है। अगर बीइंग ए प्रोफेशनल आप इसका लॉन्ग टर्म परस्यू करने का भी प्लान बनाइए और आखिरी तक ले जाइए, और इससे निश्चित रूप से विदर्भ की भविष्य को बदलने में आपका सहयोग मिलेगा। मैं और हमारे सभी साथी आपको इसमें पूरा सहकार्य करेंगे। अभी हमने एडवांटेज विदर्भ किया था, काफ़ी लोग आए थे, आगे भी उसके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन करेंगे। वीआई है, वेद है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़िए, और यूनिवर्सिटी से भी जुड़िए, और इंडिविजुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़िए, और जो स्टार्टअप है नए नए छोटे मोटे उनको भी जोड़िए, और निश्चित रूप से इसमें
आपको सफलता प्राप्त होगी। यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।